हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती गांगियान। आप सभी का स्वागत करती हूं सीएसपी कोचिंग चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूं इस वीडियो में वर्ण विचार। आज इस क्लास में हम अपने जो चर्चा करेंगे वो है हमारे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार मैंने अपनी पहली वीडियो में वर्ण विच्छेद बताए थे और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी की वर्ण विचार। हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण और विचार। तो पहले हम ले लेते हैं वर्ण। वर्ण के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वर्ण होते क्या हैं? तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ आप सभी को कि वर्ण की डेफिनेशन क्या है। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मैंने बताया था कि जिसके अधिक से अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, आप उसकी ध्वनि के अधिक से अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वर्ण। वर्णों को जो समूह होता है, जो वर्णों का फॉर एग्जाम्पल वर्णों का बताया है मैंने वर्ण विचार भी कि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। अब आता है हमारा माला। तो माला का मीनिंग होता है समूह, कि अगर ऐसे एक माला बना दी जाए वर्णों की तो ये वर्णमाला बोली जाती है। ठीक है, ये वर्णमाला बोली जाती है और इसे ही हम वास्तविक समूह बोलते हैं। वर्णों के वास्तविक समूह को ही हम वर्णमाला बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमारे वर्ण क्रम से होते हैं, जब वर्णों के क्रम से होते हैं तो उसे हम वर्णों के वास्तविक समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। वो इसी तरह से बोले जाता है क्योंकि हमारे जो वर्ण हैं वो क्रम से होते हैं। ठीक है, तो दो हमारे टॉपिक थे, एक वास्तविक समूह वर्णमाला को बोला जाता है, वो हमने समझा दिया है, और वर्ण और माला का भी हमने अर्थ समझा दिया है कि जब वर्णों की माला बना दी जाती है तो वो कैसे कि जब हमारे क्रम से वर्ण हो जाएंगे तो उसके एक अपने आप से एक माला बन जाती है। बोलने में माला बोल दिया जाए और या फिर आप क्रम से लेकर चलें तो वो भी एक समूह ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्णमाला। अब लेते हैं हम इसके बाद जो मैं ये पढ़ा रही हूँ वर्ण विचार, ये वर्णमाला का ही पार्ट है फर्स्ट। ठीक है, इसलिए मैंने पहले वर्णमाला की चर्चा की है और अब मैं वर्ण विचार की चर्चा करूँगी। ठीक है, अब हो गया हमारा वर्ण विचार पे स्टार्टिंग। वर्णों का हमने कर ली और विचार करना तो आपको पता ही है। तो हमने वर्णों को बताते हैं हम कि वर्णों का जो था वास्तविक समूह को वर्णमाला बोला जाता है, और जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो है 44
और जो हिंदी देवनागरिक में है वो है 52। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिया जाता है एग्जाम में और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इनसे कि 42 और 52। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर एक बार और बता रही हूँ मैं कि जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो 54 और जो हिंदी देवनागरिक हिंदी लिपि में है वो है 52। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट करें। अब आता है इसके बाद कि जब वर्ण बनता है उसके बाद शब्द बनते हैं, शब्द के बाद वाक्य बनता है और वाक्य के बाद भाषा विचार होता है। ठीक है, क्योंकि जब वर्ण है, वर्णों से हमने शब्द बनाया और शब्द से मैं एक सेंटेंस बना दूं यहाँ पर, जैसे मैंने शब्द बनाया है, और उस सेंटेंस को मैं फिर अपने भाषा विचार पर प्रयोग करूं, तो जब हमारा हो जाता है कंप्लीट वाक्य, फिर हम होते हैं भाषा विचार से भाषा विचार करते हैं। जैसे कि अब मैं आपके सामने भाषा विचार कर रही हूँ, अपने जो विचार हैं वो आप सभी के सामने मैं कर रही हूँ, उसे ही हम भाषा विचार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके बाद हम चलते हैं हम वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, ये हमारे वर्ण के भेद होते हैं। अब ले लेते हैं हम यहाँ से टॉपिक स्वर। अगर मैं स्वर की परिभाषा के बारे में बात करूं, तो मैं लिखवा नहीं रही हूं, मैं बोल रही हूं, आप नोट कर लेना। ठीक है, स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, स्वर कहलाते हैं। तो मेरी इस डेफिनेशन से अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप होते हैं, उन्हें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं हम कि जो हमारे स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। स्वर की संख्या अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या में आप टोटल 13 देना। और अगर वो पूछ लिया जाए कि स्वर अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो आंसर देना आप 10। अगर क्वेश्चन में आ जाए स्वर कुल कितने हैं तो 13 बताना है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि स्वर अर्थ के आधार पर कितने हैं तो 10 बताना है। अगर वहाँ पूछ लिया जाए स्वर कितने हैं तो आप बताएंगे सिर्फ 11। ये 3 क्वेश्चन हैं और ध्यान रखना वर्णमाला में से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे हिंदी के कोर्स में वर्णमाला ही होती है, क्योंकि अगर वर्णमाला अच्छे से आ गई और अच्छे से समझ ली तो फिर आगे के जो चैप्टर हैं वो बहुत इजी समझ आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में आपको एक फ्यूचर लाइन ज़रूर देती हूँ, इसलिए। तो 3 क्वेश्चन हमारे ये हो गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को भी मैं यूज़ करके आपको यहाँ पर बताऊँगी प्रयोग कर कर। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ओनली क्वेश्चन बता रही हूँ, ये गलत न मत समझना, ठीक है। अब हमने किया, अब हम लेकर चलते हैं स्वर, ठीक। हमारे 11 स्वर पर हम बात करेंगे। ये हो गए हैं 11। इसमें अभी कुल में बोला था मैंने 13, 2 मैंने छोड़ दिए हैं, उनकी चर्चा में इनके बाद करूँगी, ठीक है। फिलहाल मैं इनकी चर्चा करती हूँ। अब देख लेते हैं हम इनकी मात्राएं। वैसे तो ये बोले जाते हैं मात्राओं में 11, लेकिन अगर हम इनकी मात्राओं में आए तो इनकी मात्राएं 10 की होती है, 1 की मात्रा नहीं होती है। और वैसे ये 11 होते हैं टोटल में, ठीक। इसकी मात्रा आ है, इसकी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इनकी मात्राएं। और जो हमारा नोट पॉइंट है वो है ये, ठीक है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना आप सभी। काउंटिंग में 11 होते हैं और मात्राओं में बात करें तो ये 10 होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी हमने बात की थी कि जो स्वर थे उनकी मात्राओं का। अब हम अच्छे से स्वर को समझते हैं। जो सुर होते हैं वो हमारे टोटल 11 होते हैं। और मेरा कहने का मीनिंग ये है, जो कुल में अगर उसमें पूछ ले जाए तो 13 होते हैं, अगर स्वर पूछ ले जाए
तो 10 होते हैं। और अगर अर्थ के अनुसार पूछ लिया जाए स्वर कितने होते हैं तो वो 10 होते हैं। अब लेकर चलते हैं हम 11 तो हमारे ये होते हैं। और जो हमने 2 की चर्चा नहीं की थी अब उसकी चर्चा हम करते हैं। ये 2 हमारे अयोग वह होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ठीक है, ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है। इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और उसके पीछे विसर्ग लगा है। इस वजह से इनको स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, स्वर हो गए, अयोगवाह हो गए। अब जो हमारे स्वर हैं 11, उनको 11 को 2 भागों में और बांटा गया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ इस बात को कि जो हमारे स्वर हैं 11, उन 11 स्वरों को 2 भागों में और बांटा गया है। उसकी चर्चा अब हम करते हैं। वे कौन से ऐसे 2 भाग हैं जिनको बांटा गया है और किस किस नाम से वे जाने जाते हैं और उसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्वर का चैप्टर है उसके 3 भाग होते हैं वैसे तो, लेकिन क्या है कि जो हमारे एग्ज़ामों में और जो हमारे यहाँ जो स्वर के 2 पार्ट को ही वैलिड किया गया है, जो तीसरा भेद है उसे वैलिड नहीं किया गया है। पहला है हास्य स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ये है हमारे हास्य स्वर। हास्य स्वर को 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो मूल स्वर के नाम से जानते हैं और तीसरा है हमारा लघु स्वर के नाम से भी पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। ऐसे ही दीर्घ स्वर पर आते हैं। पहले हम इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जो हास्य स्वर है ए, ई, उ, री, ये चारों स्वर हास्य स्वर बोले जाते हैं और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें बोलते समय कम समय लगता है और स्वतंत्र रूप से इन्हें बोला जाता है और ये अपने वास्तविक रूप में होते हैं। ठीक, तो ये जानकारी थी हमारे हास्य स्वर की। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की।
जो ये पुलुत स्वर है, इसका जो चिन्ह होता है वो ओम राम होता है। इसे यहाँ पर ज़्यादा नहीं महत्व दिया गया है, इसलिए इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। बस हम चर्चा जो करेंगे हास्य स्वर और दीर्घ स्वर की ही चर्चा हम करेंगे, ठीक है। ये हो गए 7। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हमें हास्य स्वर की संख्या 4 बतानी है। और अगर वहाँ पूछ लिया जाए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वो 7 होती है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम करते हैं दीर्घ स्वर पे चर्चा। आ, ई, उ, हाँ वो सॉरी गलती से हो गया था, वो हास्य स्वर में लिखा गया। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, ठीक है। ये हमारे 7 होते हैं। अगर इसका भी अन्य नाम भी पूछ लिया जाए तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दीर्घ स्वर का अन्य नाम है वो गुरु है, और संधि के नाम से भी इनको जाना जाता है, दीर्घ स्वर को, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उसमें 4 ऐसे वर्ण हैं जो हास्य स्वर मिलकर बने हैं, जिन्हें हम संयुक्त अक्षर बोला जाता है। तो उसकी जानकारी भी मैं देना चाहूँगी, कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं। तो संयुक्त अक्षर हमारे होते हैं ए, आई, ओ, औ। ये हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं और ये हास्य स्वर मिलकर बने हैं। हास्य स्वर प्लस हास्य स्वर मिलकर ये वर्ण मिले हैं, जिन्हें हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। वैसे तो अगर मैं बात करूं, दीर्घ स्वर भी मिलकर ही बने हैं हास्य स्वर से। पहले मैं इनकी बात कर लेती हूँ, फिर मैं उन और की जो बचते हैं उनकी भी बात करूँगी। जैसे कि मैं ले लूँ ए, तो ये किस उससे बना है, ए प्लस ई मिलकर बना है ए। अगर अब मैं बात करूँ आई की, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बना, आई। अगर मैं बात करूँ ए प्लस ई मिलकर बना ओ। अब बात करूँ मैं ए प्लस ओ मिलकर बना आओ। इन उच्चारण करने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है। तो आप ये ना सोचे कि ये तो गलत बोल रहे हैं, इससे उच्चारण करना नहीं आ पा रहा है। लेकिन सभी का उच्चारण करने का अलग अलग तरीका होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं इनकी शुद्ध भाषा यूज करूं, जो शुद्ध भाषा होती है वो भाषा होती है इनकी ऐसे ऐनक, ऐसे ओखली, औसे औरत, अन से अंगूर, आने खाली, ऐसे अनार, आसे आम। अगर इस वाली उच्चारण को मैं यूज़ करूं तो ये शुद्ध उच्चारण होता है इनका। इसलिए आप इस तरह की थिंकिंग अपने माइंड में ना लाएं, ठीक है। ये हो गया। अब हम कर लेते हैं जो बचे हुए दीर्घ है हमारे पास, वो बचा है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्योंकि 7 होने हैं टोटल दीर्घ, तो 7 में 4 तो ये हो गए और 3 हमारे ये हो गए। अब आ कैसे बना, ए प्लस ए मिलकर आ बना है, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बना है, छोटा ऊ मिलकर
छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है। तो ये हमारे साथ के साथ दीर्घ स्वर बनाने का मैंने ट्रिक बता दी है कि कैसे ये बने हैं। और 3 को इसमें हम दीर्घ बोले जाते हैं और 4 को हम इसमें संयुक्त अक्षर बोलते हैं। इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग, मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को लेकर चलती हूँ, जिससे किसी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद आते हैं हम, ये हो गया हमारा नाम हो गया। अब हम लेते हैं स्वर के उच्चारण स्थान, क्योंकि हमें स्वरों का उच्चारण स्थान की भी पता होना चाहिए कि हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये इनकी ध्वनि कहाँ से, कौन से स्थान से आ रही है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और जब तक हमें उच्चारण स्थान नहीं पता होता है तो हम अच्छे से मालूम ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी ध्वनि कौन से स्थान से आ रही है। तो अब मैंने बता दिए हैं कौन कौन से है, दीर्घ, हास्य स्वर सब बता दिए हैं। अब मैं बता रही हूँ कि जो हमारे स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान पर चलते हैं हम। और जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है। जैसे हास्य स्वर में कम समय लगता है, लेकिन जो दीर्घ स्वर है उसमें 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर बोलने में। ठीक है, तो वो भी लाइन आप नोट कर लेना। अब चलते हैं हम स्वर के उच्चारण स्थान। तो जो हमारे बॉडी का, पूरी बॉडी का जो हमारी स्ट्रक्चर है, अब बात करते हैं हम स्वर के उच्चारण स्थान। जैसे कि हमारे जो बॉडी है उसके पार्ट हैं 5 अंक, ऐसे 5 पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ से ध्वनि निकलती है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हीं में देखेंगे उन पार्ट से कौन कौन से स्वर का उच्चारण होता है, कौन कौन से स्वर की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम कंठ। ये है हमारे 5 अंग जहाँ से ध्वनि निकलती है। ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये 5 अंग के प्रयोग से ही हम ध्वनि को निकालते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि कंठ का ध्वनि कौन कौन से वर्ण की आती है। कंठ से कौन कौन से वर्ण की ध्वनि आती है, तो इससे लेते हैं हम। पहले आती है आ, ए और आ की ध्वनि कंठ से आती है। अब कंठ का जब हम पता करेंगे तो कंठ कहाँ होता है, तो जैसे मैं आप सभी को बताती हूँ प्रयोग करके, आप भी ऐसे ही प्रयोग करें। तो कंठ हमारा यहाँ होता है आ। जब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ
ध्वनि का प्रयोग कर रही हूँ बोलने का, तो यहाँ पर मुझे एक हल्की सी कंपन आ रही है। आप भी ऐसे ही यहाँ पर अपनी फिंगर टच करें कंठ पर और फिर यहाँ पर देखें कि हाँ वाकई में ये रियलिटी है या फिर ऐसे ही फेक है। तो ऐसे ही आप प्रयोग कर करके जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन पांचों अंकों का, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये कौन कौन से जगह से आ रही है ध्वनि, इस तरह से। ठीक है, अब करते हैं हम आ। तो देखो ना इसमें मुंह, ना होठ, ना दांत, ना जीभ, किसी भी ऐसे अंग का प्रयोग नहीं हो रहा है। सीधा डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है? जीभ के एक मध्य भाग से आता है, ए और कंठ से। ठीक, मैं जीभ के बारे में बाद में बताऊंगी। पहले मैं कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के बारे में आपको अच्छे से समझाती हूँ। कंठ का हो गया अ। अब चलते हैं तालु से। तालु का जो यूज है, तालु का जो ध्वनि निकलती है वो है ई, बड़ी ई। ई और बड़ी ई। अब मैं तालव्य, तालव्य भी बोलते हैं और तालु भी बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब तालव्य कहाँ पर है, हमें कैसा पता चलेगा कि तालव्य कहाँ है? तो तालव्य अगर मैं ऐसे एक डायग्राम बना दूं, अब आता है तालु का प्रयोग ई ई। जब हम कंठ के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? तालव्य। जब हम ई का प्रयोग करेंगे, ई का उच्चारण करते हैं, तो हमें पता चलता है ई, बड़ी। तो उसमें ऊपर से आवाज़ आती है, आप ध्यान से करना। अब आता है मूर्धा। मूर्धा में किस उसका वर्ण का उच्चारण होता है? वो है हमारा री, री, री। तालव्य से ठीक साइड में मूर्धा है। आप अपने बॉडी में देखें तो मूर्धा ऐसे दिखेगा। मैं तो नहीं बता सकती ना कैसे, कि मैं कंठ और फिर यहाँ और फिर इससे यहाँ का मूर्धा होता है, तो वहाँ से री का उच्चारण होता है। अब आता है हमारा दंत। दंत का जो होता है, इसमें कोई ऐसा उच्चारण नहीं है जिससे मैं दंत का बता दूं। अब आता है कंठ तालव्य। जब हम कंठ और तालव्य से मिलकर बोलते हैं तो वहाँ होता है कंठ ताले बोले या कंठ तालु से बोले, ए आई का उच्चारण होता है वहाँ से ए। यहाँ से जब हम कंठ से बोलकर तालु से मिल रहा है और फिर ध्वनि निकल रही है, तो वहाँ हमें पता चल रहा है ए आई का उच्चारण हो रहा है। अब आता है हमारा कंठ ओष्ठ। ये मैंने 5 पहले इसलिए लिखे थे जिससे आपको पता चल जाए उन अंकों के बारे में कि हमारे कौन कौन से अंक हैं। अब लेते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ और होठ, जो हमारे होठ को हम ओष्ठ बोलते हैं, कंठ से मिलकर जब हम ओष्ठ का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं वो राउंड राउंड हो जाते हैं। ओ, औ, ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे जो हमारे हैं कंठ ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, इसका कोई उच्चारण अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ले लेते हैं
अब देखते हैं ओष्ठ। ओठ से हमारा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण होता है, इसलिए जब हम उच्चारण करते हैं तो ऊ, जब हम हमारे जो होठ हैं वो एकदम राउंड हो जाते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से, ठीक है। अब लेकर चलते हैं हम जीभ के उच्चारण स्थान, कि जो हमारी जीभ है उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं। जीभ से हम देखते हैं कौन कौन से हमारा उच्चारण होते हैं वर्णों का, स्वर। डायग्राम बना लेती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जीभ के 3 भाग होते हैं। जीभ के जीभ के 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र भाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्चय भाग। अब हम इनका देखते हैं कि इन तीनों भागों से हमारे कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, क्योंकि बिना जीभ की मदद से हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ स्वरों में जीभ का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे वही बात है कि हम कुछ भी खाना खाए तो हमारी जीभ को पता चल जाता है कि किसमें कौन सा फ्लावर्स है। ठीक है, ऐसे ही जब हम जिस जीभ का उच्चारण प्रथम भाग को लेकर करते हैं तो हमारा जो प्रथम भाग है उसमें हमारे ई, बड़ी ई, ए, आई का प्रयोग होता है। ये 4 हमारे प्रथम भाग में आते हैं। सेकंड भाग में हमारा ए आता है, और जो हमारा तीसरा भाग बचा है उसमें ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ये है हमारे जीभ का प्रयोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप अपने जब नोट्स बनाओगे तो इस तरह से डायग्राम बनाकर ही उसमें नोटबुक में आप तैयार करना, क्योंकि नोटबुक्स में इस तरह से बनाने से डायग्राम से अच्छे से याद भी हो जाता है। ये हो गया हमारा जीभ का। और अब इसके स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हमारे वर्ण विचार बहुत अच्छे से रही क्लास। नेक्स्ट हम पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम व्यंजनों के बारे में आप सभी को इसी अच्छे डीपली से आप सभी को बताऊंगी मैं। और मैं एक और एडवाइस देना चाहती हूँ, नॉलेज देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं तो आप वो फिल कर लीजिए। हम आपको विवेक सर ने बता भी दिया है एक वीडियो में दिल्ली पुलिस के बारे में, तो आप उसको ध्यान रखिए और उसको फॉर्म को जो फिल करें। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, वेलकम आप सभी का। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर पूछें अगर कुछ प्रॉब्लम हो।